दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th फिजिक्स का मॉडल सेट जो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। तो देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि प्रत्येक वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि जो यहाँ पे मॉडल सेट लॉन्च किया जाता है उससे काफ़ी सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से मिल जाता है। तो इसलिए हम क्या किए हैं यहाँ पे एक मॉडल सेट बनाया है फिजिक्स का जो यहाँ पे क्या है आपके बोर्ड एग्जाम यानी जो आपका 2021 में बोर्ड एग्जाम फाइनल होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। सो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है ताकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए और सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके पूरे डिटेल्स में बताएंगे ताकि क्या हो कि उस क्वेश्चन को न पूछ के उसके आसपास भी कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका भी आपको आंसर आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आइए इसमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। ये जो यहाँ पे देख लीजिए ये मॉडल सेट का मतलब ही हो जाता है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा सेम उसी का यहाँ पे क्या रहता है कॉपी रहता है। तो देखिए आपका जो 70 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा फिर उसके लिए समय मिलेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट। और यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे निर्देश दिया गया है जो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 2 सेक्शन में मिलेगा। एक सेक्शन रहता है ऑब्जेक्टिव का और एक सेक्शन रहता है सब्जेक्टिव का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना कि आपको यहाँ से 42 टोटल क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें से आपको केवल 35 का ही आंसर देना रहता है। तो 35 का आप लोगों को 42 में से देना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है 1 AMU बराबर होता है यानी क्या कि 1 AMU बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि AMU यानी AMU का फुल फॉर्म क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो AMU किसके बराबर होता है तो देखिए यहाँ पे अगर AMU के बारे में बात करें तो एक यहाँ पे क्या होता है AMU एक AMU बराबर हमारा हो जाता है यहाँ पे 1/12 यहाँ पे 12 गुने यहाँ पे कार्बन एटम की जो यहाँ पे क्या होती है मास जो होती है वो क्या होती है 1 AMU बराबर। तो 1 AMU बराबर यदि 1 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/12 गुने यहाँ पे कार्बन एटम की जो मास होते हैं उसको गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट निकल जाता है। तो देखिए वो किसके बराबर आएगा तो वो हमारा आ जाएगा 1.6 गुने 10⁻⁻27 किलो के यानी क्या आता है तो हमारा 1.6 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम आता है। तो देखिए फर्स्ट का हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है यानी क्या कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे विचलन पे अपवर्तन पे या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है यानी इसमें क्या होगा TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है तो इसमें क्या होता है ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक होता है इंसिडेंट एंगल यानी इसको हम मान लेते हैं I इंसिडेंट एंगल हो गया। अब ये जो इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए ये बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से यानी थीटा से। इसको हम क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो जब क्या होता है हमारा ये जो आय होता है यानी इंसिडेंट रे आया वो अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो उस कंडीशन में यदि किसी पे जो प्रकाश पड़ता है ना वो क्या होता है वहाँ पे टोटल यहाँ पे रिफ्लेक्स हो जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है एक वस्तु पर है अगर इस पर इधर से यहाँ पे प्रकाश पड़ा तो यहाँ से टोटल यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा यानी मान लीजिए यहाँ से जितना यहाँ पे प्रकाश का फोटोन पड़ा वो यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है तो क्रिटिकल एंगल यानी थीटा C बराबर क्या होता है हमारा तो ये हमारा होता है साइन इनवर्स N2 बटे यहाँ पे क्या होता है N1 होता है N2 बटे यहाँ पे N1 यानी क्या कि वो एक मीडियम यहाँ पे ये दूसरा मीडियम हो गया। तो यहाँ पे दूसरे का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्या यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अब देखिए अभी जो ये आप मॉडल पेपर देख रहे हैं ये आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप लोग यहाँ पे एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कीजिए आपको वहाँ ये मॉडल पेपर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला हम यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमें बूस्टर का नियम क्या है तो ये जो बूस्टर का नियम है ये सबसे पहले दिए थे कौन तो 1811 ईस्वी में दिए थे कौन तो बूस्टर दिए थे।
अब वो नियम क्या था, तो वो बताए थे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक बूस्टर कोण की स्पर्शज्या यानी टेंजेंट के बराबर होती है। अब देखिए वो बोले थे कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है यहाँ पे, तो बूस्टर कोण की स्पर्श त्रिज्या यानी क्या कि जो बूस्टर की जो यहाँ पे टेंजेंट होती है उसके बराबर होती है। अब वो बराबर किसके होती है, तो वो हमारा होती है म्यू इक्वल टू 10 IP। अब देखिए म्यू मतलब क्या होगा यहाँ पे बूस्टर का नियम, और ये किसके बराबर हो जाए तो टेंजेंट के, तो टेंजेंट हमारा क्या है यहाँ पे 10 IP। IP यहाँ पे क्या है, तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम। प्रतिघात का मात्रक हमारा क्या होता है, तो ओम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, यानी यूनिट ऑफ रिएक्टेंस क्या होता है, ओम हो जाता है। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है, बाहरी की सतह पर आवेश होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक यहाँ पे कंडक्टर है यानी होलो स्फीयर कंडक्टर है, जिस पे यहाँ पे जो उस पे जो चार्ज है नेट चार्ज उस पे 0 है, लेकिन उस कंडक्टर और उसके अंदर जो चार्ज है वहाँ पे चार्ज क्या है, Q है। तो अब से पूछा है कि उसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो उसका नेट आवेश 0 है, तो जब नेट यहाँ पे चार्ज 0 है तो उसके आउटर यानी बाहरी सतह पे कितना आवेश होगा, तो वो भी यहाँ पे Q चार्ज होगा। तो यहाँ पे 5 का भी राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में है मुक्त आकाश का परावैद्युतांक का मान होता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का कितना वैल्यू होता है। तो सबसे पहले परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम ई नोट से डिनोट करते हैं, और ई एम होता है एक, और ई का होता है ई आर। तो ई आर हो गया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, और ई एम हो गया यानी मीडियम में, किसी मीडियम में, और ये हमारा क्या हो गया, तो फ्री स्पेस में हो गया। तो यहाँ पे फ्री स्पेस का पूछा है, तो देखिए इसका जो मान होता है वो क्या होता है हमारा 8.85 गुने 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर होता है। यानी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है। अब ये जो प्रकाश तरंग है यानी क्या लाइट वेव है, ये किस प्रकार यहाँ पे क्या करती है, गमन करते हैं, यानी क्या कि इसका जो यहाँ पे वेलोसिटी होता है वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पे जो लाइट वेव का जो नेचर होता है ना, ये ट्रांसवर्स होता है यानी अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ ये किस तरह से चलते हैं, तो अनुप्रस्थ टाइप से चलते हैं। अब इसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब यहाँ पे प्रकाश तरंग की तो अनुप्रस्थ हो गए, जब यहाँ पे साउंड तरंग यानी साउंड वेव की प्रकृति कैसी होती है, तो उसका होता है अनुदैर्ध्य होता है यानी लॉन्गिट्यूडिनल होता है। जब पूछेगा प्रकाश तरंग तो उसका हो जाएगा अनुप्रस्थ, और जब यहाँ पे पूछेगा यहाँ पे क्या, तो साउंड वेव, तो उसका हो जाएगा अनुदैर्ध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। अब लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर होता है। अब डायोप्टर होता है और ये किस में होता है, तो वो मीटर में। अब देखिए यहाँ पे डायोप्टर को हम डी से डिनोट करते हैं, और ये किस में होता है, तो 1/f यानी 1/, यहाँ पे क्या होता है फोकल दूरी यानी फोकस दूरी के, और ये एफ जो होता है ये किस में होना चाहिए, तो मीटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, तब यहाँ पे हम इसको डायोप्टर कहेंगे। तो ये हमारा हो गया लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। अब देखिए यहाँ पे अभी तक अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यहाँ पे अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि क्या हो कि उस सब भी इस सारे क्वेश्चन को जान सकें। ताकि आप देखिए इसमें क्या है, ये मॉडल पेपर है यानी जो आप बोर्ड एग्जाम दीजिएगा सेम उसी टाइप से ये बनाया गया है, ताकि जब आप मॉडल यानी बोर्ड एग्जाम देने जाएगा तो उसमें आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है तो उसे कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, अब उसका प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है, जब वो आधी हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं, यानी क्या कि अर्ध आयु कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा, क्या हाफ लाइफ, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है।
अब देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, उससे पहले हम देखते हैं कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। तो देखिए इंद्रधनुष तब बनता है जब देखिए वर्षा यानी बारिश हुआ या तो फिर बादल की जो छोटी छोटी बूंदे होती हैं, सूक्ष्म बूंदे होती है, वो क्या होता है जब उस पर सूर्य की किरण पड़ती है तब एक विक्षेपण होता है। विक्षेपण के कारण ही क्या होता है, हमारा इंद्रधनुष बनता है। अब देखिए जैसे बारिश हुआ या तो फिर बादल लगा, तो बादल यानी सूर्य तो उस समय रहता है, तो जब यहाँ पे बादल या वर्षा की जो छोटी छोटी बूंदे होते हैं उस पर सूर्य की किरण जब पड़ती है तो उसमें क्या होता है, विक्षेपण होता है, जो यहाँ पे इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है हमारा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है यदि कोई धातु अनावेशित हो तो। अब जब अनावेशित हो तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन उसमें कम है प्रोटॉन से, या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे पूछा है कि कोई भी मेटल न्यूट्रल कब होता है। अब देखिए हम क्या कहते हैं, यानी मान लीजिए कोई भी मेटल न्यूट्रल कब होता है, जब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तभी ना उसको हम कहते हैं ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। अब देखिए चार्ज बॉडी हम किसे कहते हैं, जब उस पर क्या हो, निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो। जब कोई बॉडी यहाँ पे निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आवेशित है। और उसको न्यूट्रल कब कहते हैं, जब उस पर यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तब उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, तो अनावेशित कहते हैं, यानी न्यूट्रल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन हो जाएगा, तब उसको हम कहेंगे क्या, यहाँ पे हम अनावेशित कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कोई वस्तु यहाँ पे निगेटिवली चार्ज कब होगा और पॉजिटिवली चार्ज कब होगा। तो देखिए जिस वस्तु के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या कहेंगे, निगेटिवली चार्ज कहेंगे। और जिस इलेक्ट्रॉन यानी जो वस्तु यानी जो यहाँ पे मेटल है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये जो बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज है, यानी इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये जो बॉडी है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। तो अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो कोई भी वस्तु है यानी कोई भी मेटल है तो वो क्या इसका मास क्या होगा, तो उसका मास चेंज होगा जब उसको हम चार्ज करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उसका मास चेंज करेगा तब, ये उसका मास तब चेंज करेगा यदि वो निगेटिवली चार्ज है तब उसका मास ज़्यादा हो जाएगा, अगर वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई है, तो घट गई तो इसका मास कम हो जाएगा और इसमें क्या हो गई, इसका मास ज़्यादा हो जाएगा। तो जब निगेटिवली चार्ज कब रहेगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, और पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है तब। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए हम बता दिए। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अब देखिए मनुष्य की आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर तरह बनता है, तो सबसे पहले तो ये वास्तविक होता है तभी तो हम देख पाते हैं, और वास्तविक होता है और क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन आपको आ सकता है, एक आया यहाँ पे ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, एक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ताप बढ़ने से चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए जब अर्धचालक है सेमीकंडक्टर रहता है, तो सेमीकंडक्टर में जब ताप बढ़ाते हैं ना तो उसमें जो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध वो घटता है, यानी उसका जो प्रतिरोध होता है वो घटने लगता है। लेकिन सेम इसका इन्वर्स प्रोसेस है कंडक्टर में जब हम ताप बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्या होता है उसमें यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ने लगता है। अब ये किस तरह से होता है तो वो भी यहाँ पे बताते हैं, देखिए शॉर्ट में बता देते हैं। मेटल में ही ना क्या होता है, जब यहाँ पे चालक का मतलब मेटल, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। जब इसमें हम क्या करते हैं ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो रेंडमली मूव करती रहती है इसके बीच यानी क्या कि स्पीडली यानी इसके बीच और स्पीड बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें और ज़्यादा स्पीड हो जाता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से इस तरह से
इसको कैंसिल करते हुए ज़्यादा इसमें क्या होता है, ताप बढ़ने लगता है। तो ताप तो बढ़ाए हैं, जिसके कारण इसमें प्रतिरोध भी बढ़ने लगता है। तो ये हमारा हो गया कि चालक में यहाँ ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अर्धचालक में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हमारा घटेगा। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि शक्ति की इकाई क्या है। शक्ति, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि शक्ति क्या होती है। तो देखिए शक्ति वो होती है, यानी कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मतलब क्या कि कार्य हम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे कार्य करने की दर, दर मतलब क्या हो गया, यानी टाइम। तो वर्क अपॉन सेकेंड, यानी वर्क अपॉन टाइम मतलब क्या हो गया, हमारा वर्क अपॉन टाइम जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, तो शक्ति कहलाएगा, यानी पावर कहलाएगा। तो पावर ये मतलब वर्क हो गया हमारे यहाँ पे, और ये टाइम हो गया। तो वर्क का हमारा क्या होता है, तो वर्क का हमारा होता है जूल, और टाइम का यहाँ पे सेकेंड होता है, तो जूल पर सेकेंड। वो ऑप्शन किस में है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल पर सेकेंड हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 15 नंबर, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। अब देखिए पी टाइप और अर्ध यहाँ पे एन टाइप होता है। देखिए अर्धचालक में क्या होता है, दो टाइप होता है, एक पी टाइप और एन टाइप होता है। अब एन टाइप पी टाइप क्या होता है, तो एन पी टाइप में क्या होता है, अर्धचालक में मुख्य धारावाहक। मुख्य धारावाहक मतलब क्या है कि अर्धचालक तो जानते हैं उसमें क्या होता है, यानी अर्धचालक यानी उसमें करंट का फ्लो कम होता है। अब कम होता है लेकिन फिर भी किसके कारण होता है, तो उसमें दो टाइप आता है, एक पी टाइप एक एन टाइप। पी टाइप में जो आता है यहाँ पे मुख्य धारावाहक, वो हो जाता है यहाँ पे छिद्र, और एन टाइप का जो यहाँ पे मुख्य धारावाहक आता है वो क्या यहाँ पे आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो पी टाइप में अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है, तो यहाँ पे छिद्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब एन टाइप में यहीं पे पूछता है कि एन टाइप में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाता। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, यानी लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो देखिए ये जो यहाँ पे लेंज लॉ है ये किसके संरक्षण पे सिद्धांत काम करता है, तो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पे जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 50 माइक्रोफेराड धारिता एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की ऊर्जा होगी। अब क्या है, एक कैपेसिटर है जिसकी यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या है, यहाँ पे 50 माइक्रोफेराड, और उसके बीच जो यहाँ पे पोटेंशियल हो क्या है, 10 वोल्ट है। अब पूछा है कि ये जो संधारित्र है कैपेसिटर है इसकी ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे इसकी ऊर्जा क्या होती है, तो यहाँ पे इसका जो ऊर्जा होता है वो होता है हाफ यहाँ पे सी वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, सी यहाँ पे कैपेसिटेंस, भी यहाँ पे वोल्ट हो गया। तो अब इसको हम फाइंड करते, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू सी हमारा क्या हो गया 50 माइक्रोफेराड, और यहाँ पे ये हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये माइक्रोफेराड में था तो इसको हम क्या करेंगे, फेराड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम 10⁻⁻⁶ के मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, फेराड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा है, ये 25, और ये हमारा ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा -4 बचेगा। तो ये हमारा 4 है, इसमें हम पॉइंट देंगे तो ये -3 बचेगा। तो हमारा इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, क्या 2.5 गुने 10⁻³ जूल हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि 1000 बूंदे समान आकार के जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1000 बूंद है। अब सब पहले तो 1000 बूंद था, अब सभी बूंद को क्या किया, एक बड़ा बूंद बना दिया है। अब उसका पूछा कि इसका धारिता आप बताइए कि क्या होगा। तो देखिए उसका धारिता सबसे पहले देखिए क्या है, बूंद है, तो बूंद क्या हमारा होता है, स्फेरिकल यानी गोलाकार होता है। तो उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 यहाँ पे πr³। ये जो था ये हमारा बराबर जो बूंद बना उसका है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n मतलब क्या कि 1000 जो यहाँ पे क्या था नंबर, ये क्या था, तो यहाँ पे 5 माइक्रोफेराड है, और हमारा क्या हो जाएगा 4/3, और ये πr³। स्मॉल r³ मतलब क्या कि छोटे वाला जो बूंद है उसकी त्रिज्या। अब ये 4/3 पाई से ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r³ बराबर हमारा क्या बचेगा, तो ये जो r³ है तो r³ बराबर हमारा बचेगा n
इंटू क्या बचेगा यहाँ पे, तो एन इंटू हमारा बचेगा आर क्यू, एन इंटू आर क्यू बचा। अब यहाँ से आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो आर बराबर जब हम निकालेंगे कैपिटल आर, ये क्या बड़ा जो बूंद बना उसका त्रिज्या है, क्या है बड़ा बूंद बना उसका, तो हम यहाँ पे निकालें तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एन इंटू आर क्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर बाहर चलाएगा तो आर इंटू हमारा हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे क्यूब ऑफ यहाँ पे एन। तो एन हमारा क्या है 1000 है, तो यहाँ पे 1000 है मतलब 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। और आर, तो आर यहाँ पे क्या है 5 माइक्रोफेराड, तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 हो गया। तो हमारा बचा के यहाँ पे 50 माइक्रोफेराड। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा 18 का, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप जब कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना आप लोगों की जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हम अभी क्वेश्चन दिए हैं ये जरूरी नहीं कि आपको बोर्ड एग्जाम में सेम यहाँ पे 1000 बूंद ही दिया हो, कभी कभी आपको 2000, 3000, 500 कुछ भी यहाँ पे 5 माइक्रोफेराड है कुछ भी दे सकता है। इसलिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को तो देखिए, साथ में उसको कंसेप्ट को देखिए कि वो किस तरह से बनता है, किस तरह से निकालते हैं। इसलिए हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि क्या हो कि जब आपके बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन न दे के इससे रिलेटेड कुछ भी दे तो वो आपको आसानी से बन जाना चाहिए, उस समय आप कंफ्यूज नहीं करना कीजिएगा। तो इसलिए हम ये इतना सारा चीज़ बता रहे हैं। तो अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। इसमें है 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। अब देखिए 1D ग्राफर एक क्या है, जनरेटर मशीन है। अब इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, तो देखिए इसके द्वारा जो उत्पन्न होता है वो उच्च वोल्टता यानी हाई वोल्टेज इससे हम उत्पन्न करते हैं। क्या होता है 1D ग्राफ से हम किसके लिए इसको यूज करते हैं, हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। और इसमें जो धारा होती है वो क्या होती है, लो यानी कम धारा यानी अल्प धारा पे ये क्या होती है यहाँ पे हाई वोल्टेज देती है। तो इसका यहाँ पे धारा अल्प होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी वोल्ट होती है वो ऊंची होती है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि यहाँ पे क्या है 5 प्रतिरोध को एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा होगी। अब देखिए एक 5 ओम का प्रतिरोध है और जिसका विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट है और 20 मिनट तक हम प्रवाहित कर रहे हैं। अब पूछा है कि उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, वो जो यहाँ पे तार है उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। अब देखिए आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि जब कोई तार है कुछ देर बाद क्या होती है वो गर्म हो जाती है। गर्म किस लिए होते हैं, क्योंकि उसमें हीट जो होती है हीट एनर्जी वो वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए उसको हम निकालते हैं यहाँ पे। अगर आपको निकालना है तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हीट एनर्जी वो किसके बराबर होती है, तो I² इंटू RT। क्या होता है हमारा यहाँ पे I² इंटू यहाँ पे RT बराबर हो जाता है, या तो फिर इसका और एक फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है V²/R यहाँ पे इंटू T होता है। तो देखिए ये हमारा V² इंटू T दिया है। देखिए जब करंट दिया रहे, अभी क्या दिया है यहाँ पे वोल्ट दिया है, लेकिन जब यहाँ पे करंट दे दिया रहे तो आप यहाँ पे पहला वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा I² इंटू RT। अभी यहाँ पे वोल्ट दिया है तो हम दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे V²/R इंटू T। तो V² है तो V क्या है यहाँ पे 7 है, तो 7 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। और डिवाइडेड में क्या था R था, और यहाँ पे क्या है ये 20 मिनट। तो इसको मिनट को सबसे पहले सेकेंड में बदलना होगा। तो 20 मिनट है तो 20 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देती, ये हमारा हो गया। ये 4 सेकेंड से आउट हो जाएगा। अब ये सभी को इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका जो यहाँ पे आएगा वो कितना आ जाएगा 28 कैलोरी के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, 28 कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग क्या कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि क्या हो कि इसी तरह के कोई और भी मॉडल पेपर आए तो उसका सबसे पहले आपको आंसर यानी क्या कि वो वीडियो पहुंच जाए। सो आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। देखिए अभी कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं, तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होगा। जब उसमें एक क्वेश्चन हम बता रहे थे कि कोई वस्तु अनावेशित कब होता है, तो उसी समय हम बताए थे कि उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। तो जल्दी से आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका हम आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, बढ़ या घट भी सकता है। अब देखिए बढ़ या घट सकता है ये किस कंडीशन पे, तो देखिए अभी हम बताएं
कि यहाँ पे कोई वस्तु होता है वो यहाँ पे दो प्रकार से चार्ज होता है। एक यहाँ पे निगेटिवली चार्ज होता है, एक यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होता है। निगेटिवली चार्ज का मतलब क्या होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या है कि इसके पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कम है, डेफिशिएंसी है। तो देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो इसके पास क्या होगा, मास यहाँ पे ज़्यादा होगा और इसके पास मास क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। तो देखिए यहाँ पे इसके पास मास ज़्यादा, इसके पास मास कम है। तो अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको कंडीशन नहीं दिया है, यहाँ पे बोला है हम एक वस्तु को आवेशित करेंगे। अब यहाँ से आपको केवल बोला आवेशित करेंगे, ये नहीं पूछा है कि हम किस प्रकार से आवेशित करेंगे, उसको हम ऋणावेशित करेंगे या तो फिर धनावेशित करेंगे, ये नहीं बोला है। अगर मान लीजिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि हम किसी वस्तु को क्या करेंगे, ऋणावेशित करेंगे, तो ऋणावेशित मतलब क्या कि यहाँ पे उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, तो उसका क्या होगा, यहाँ पे उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। और जब किसी वस्तु को हम धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे वो सब कंडीशन नहीं दिया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, बढ़ या घट भी सकता है। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, अब क्या होते हैं उसकी नली की लंबाई बढ़ा देते हैं तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, घट जाएगी। क्या होता है, घट जाती है। अब देखिए ये किस तरह से, तो MP यानी मैग्नीफाइंग पावर बराबर यहाँ पे क्या होता है, तो V0 यहाँ पे इंटू एफ बराबर डिवाइडेड में क्या होता है यहाँ पे D इंटू यहाँ पे एफ ही होता है। यानी जब उसके बीच डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, घट जाता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है ये किसकी इकाई होती है, तो ऊर्जा की होती है, यानी एनर्जी की इकाई होती है। अगर आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 यहाँ पे 602 गुने यहाँ पे होता है 10⁻⁻ यहाँ पे 19 जूल होता है। सबसे पहले ऊर्जा की है, तो ऊर्जा की है तो इसका मात्रा हो जाएगा जूल, और किसके बराबर होती है, तो 1.602 गुने 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। अब हमारा क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा है एक प्रिज्म से गुजरी प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण I1, निर्गत कोण I2 है, किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा। अब देखिए पूछा है आपसे कि यहाँ पे क्या है, एक प्रिज्म है, उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्रिज्म है हमारा हो गया, इससे एक I1 यहाँ पे ये I1 है, इससे यहाँ पे I1 इसमें प्रवेश कर रहे हैं और I2 यहाँ से निर्गत हो रही है I2। अब बोला है कि यहाँ पे एक एंगल बनता है और वो न्यूनतम कब होगा, वो जो डेविएशन एंगल जिसको हम कहते हैं, यानी न्यूनतम विचलन कोण, यानी मिनिमम यहाँ पे डेविएशन कब होगा, तो मिनिमम डेविएशन तब होता है जब यहाँ पे क्या होता है, I1 बराबर यहाँ पे I2 होता है। यानी जो यहाँ पे इंसिडेंट कोण है, इंसिडेंट एंगल है, वो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे निर्गत कोण के बराबर होती है, तब वो क्या होता है, मिनिमम डेविएशन होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा, I1 = I2 हो जाएगा। अगर इसका आपको ग्राफ बोले तो ग्राफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया I1 मान लीजिए, या I2 मान लीजिए, ये हमारा I1। अब यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से ये इसको टच करके जाएगा यहाँ पे, तो देखिए I1 यहाँ पे I2 दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर है तभी नहीं यहाँ पे मिनिमम डेविएशन होगा। अब यहाँ पे ले लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू घट जाएगा, I2 का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे लीजिए तो I2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, I1 का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो मिनिमम डेविएशन तभी होता है जब क्या होता है, I1 और I2 दोनों बराबर होता है तब। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो जल्दी से आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम पूछा है, तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको हम पहले सॉल्व करके आपको बता देते हैं, फिर इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर, तो देखिए 1 किलो, तो 1 किलो को वाट में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000, और 1000 यानी आवर, 1 घंटा में कितना सेकेंड, तो 36 सेकेंड। तो हम 1000 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3.3
गुण यहाँ पे ये हो गया 2 और ये 3 5 और 1 दशमलव का यूज किया तो 10⁻6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है किलोवाट आवर किसकी मात्रक होती है तो ऊर्जा की। ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए कि किलोवाट आवर किसकी यहाँ पे मात्रक होती है तो ऊर्जा की होती है। तो इसका कहा जाएगा जूल हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल इसका आंसर हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी बिंदु पर स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार होगा। द वेव फ्रंट ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज। तो ये क्या होता है हमारा गोलाकार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या यहाँ पे स्फेरिकल हो जाएगा, गोलाकार। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हीरे का अपवर्तनांक करीब होता है। तो देखिए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है आप लोग बताइए। अब इसको हम बताते हैं। देखिए हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो यहाँ पे होता है 2.417, जिसको हम यहाँ पे बराबर में लिखते हैं 2.4 लिखते हैं। 4 यहाँ पे हो जाएगा 2, तो इसको हम क्या लिखते हैं 2.42, जो कि ऑप्शन सी में है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, यहाँ पे 2.24 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को मालूम होगा कि हीरा क्या होता है, ज़्यादा चमकता है, अधिक चमकता है। तो देखिए अब इसका अपवर्तनांक का मतलब क्या हो गया, ये क्या है 2.242, क्या है 2.242। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई प्रकाश यानी प्रकाश क्या होगी कि हीरे में प्रवेश करेगी तो यहाँ पे जब जैसे कि मान लीजिए क्या है अभी, जैसे कि मान लीजिए सिंपल में हम यहाँ पे एक टॉर्च को जलाएंगे तो जितना स्पीड से उसमें प्रकाश की दूरी तय करेगी उससे 2.42 गुना ज़्यादा क्या होगा हीरा में यहाँ पे उसकी दूरी डिस्टेंस कवर होगी। यानी क्या होता है कि जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करती है तो उसकी जो चाल होती है वो 2.22 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.42 गुनी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है हीरा अत्यधिक चमकदार होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक हो गया ऑप्शन सी सही। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जिसकी यहाँ पे अपवर्तनांक है 1.5 पानी को यहाँ पे, अब ये उत्तल लेंस को है एक पानी का यहाँ पे अपवर्तनांक है 1.33 में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करेगा। अब देखिए एक पानी है, पानी का अपवर्तनांक यहाँ पे दे दिया गया है 1.33। अब उसमें हम क्या करें एक उत्तल लेंस जिसका यहाँ पे अपवर्तनांक है 1.5 है उसको डुबाते हैं। तो आप बताइए जब उस उत्तल लेंस को हम पानी में डुबाए तो वो किस तरह से व्यवहार करेगा, यानी उत्तल लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह या अवतल दर्पण की तरह। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, उत्तल लेंस सही हो जाएगा। अब देखिए उत्तल लेंस क्यों सही हुआ, तो इसके लिए एक कंडीशन है, वो हमारा यहाँ पे क्या है कि म्यू डैश मतलब क्या हो गया कि जिस वस्तु को हम क्या करें यहाँ पे डुबोते हैं, यानी जिस वस्तु में हम डुबोते हैं अगर वो लेसर हुआ वो कम हुआ किससे म्यू से, यानी जिस पदार्थ को हम डुबाते हैं। तो अब ये हमारा उत्तल लेंस को डुबा है किस में तो यहाँ पे पानी में। तो अब देखिए उत्तल लेंस क्या है यहाँ पे 1.5 है और ये यहाँ पे किस में डुबा है पानी में, जिसका क्या है 1.33 है। तो देखिए 1.5 यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1.33 इज 1.5। तो देखिए ये तो सही है, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होगा इसका मतलब क्या कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी वो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। अगर मान लीजिए ये जो है इधर मान लेते हैं कि 8 आ जाए तो क्या होगा ये जो होगा इससे बराबर हो गया, तब क्या होगा वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संपर्कित करने पर संयुक्त समायोजन की फोकस दूरी होगी। सबसे पहले यहाँ पे क्षमता दिया है, तो यहाँ पे यह जो सबसे पहले तो इसके संपर्कित संयुग यहाँ पे पावर क्या होगा वो हो जाएगा -15 प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -10 डायोप्टर। अब देखिए ये -10 डायोप्टर अभी तो यहाँ पे क्या निकला इसका पावर निकला है ना। अब इस सब का फोकस दूरी निकालना है, तो यहाँ पे F बराबर हमारा क्या होता है, ये P बराबर होता है 1/F होता है।
तो P बराबर हमारा -10 डायप्टर है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/f हो जाएगा। अब देखिए आंसर में सेंटीमीटर में पूछा है तो हम सेंटीमीटर, अभी ये मीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -10 बराबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो जाएगा f। तो f बराबर जब हम निकालेंगे तो f बराबर हम जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे आ जाएगा 100/10 आ जाएगा। तो ये कैंसिल, तो बचा क्या -10, तो -10 क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर में हो गया, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे जो उपयुक्त पदार्थ होता है वो मुलायम इस्पात यानी सॉफ्ट आयरन होता है। क्या होता है सॉफ्ट आयरन होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हम सॉफ्ट आयरन का है क्यों उसका कोर बनाते हैं, तो देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन का बनाने से भंवर धारा उसमें कम हो जाती है, यानी ईडी करंट होता है वो कम हो जाती है। जब ईडी करंट उसमें कम होती है जिससे क्या होता है उसमें जो ऊर्जा का जो क्षय होता है, यानी ऊर्जा का क्षय मतलब क्या है किस रूप में है, तो उष्मा ऊर्जा के क्षय में, यानी जब उसमें हम मुलायम इस्पात डालते हैं तो भंवर धारा कम होता है, भंवर धारा कम होता है तो जिसके कारण उसमें क्या होता है हीट नहीं बन पाता है, जिसके कारण उसमें ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर के क्रोड में मुलायम इस्पात का यूज करते हैं, यानी सॉफ्ट आयरन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी। तो देखिए P बराबर हमारा क्या होता है 1/f होता है, और ये किस में होता है तो मीटर में होता है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, तो सबसे पहले देखिए अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो P हमारा हो गया 1/f हो गया, तो 1/20 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में था तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 ऊपर आ जाएगा। अब ये नीचे से ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, अब ये कैंसिल, तो बचा हमारा क्या, तो ये 5 बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 में है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। अब देखिए वोल्ट मीटर किस राशि का मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युतीय धारिता या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जल्दी से आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युतीय फ्लक्स। अब फ्लक्स यहाँ पे फाई का क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए फ्लक्स का जो यहाँ पे होता है वो हमारा होता है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है वोल्ट मीटर है, लेकिन वोल्ट पर मीटर में पूछा है तो फ्लक्स का तो यहाँ पे वोल्ट मीटर होता है, तो यानी ऑप्शन ए सही नहीं, यानी फ्लक्स सही नहीं है। अब ऑप्शन 2 देखते हैं, दूसरा में क्या है विद्युतीय विभव। अब यहाँ पे विभव है तो देखिए विभव के क्या होता है वोल्ट होता है, और यहाँ पे ये मीटर भी दिया है तो ये भी सही नहीं हुआ। अब इसमें विद्युतीय धारिता, धारिता यानी कैपेसिटेंस, तो धारिता को हम किस में मापते हैं, तो ये किसको कैपेसिटेंस में मापते हैं, फेराड में मापते हैं, तो ऑप्शन सी भी सही नहीं हुआ, यानी विद्युतीय धारिता भी नहीं। तो हमारा बचा है क्या ऑप्शन डी बचा, यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा क्या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। तो हमारा यहाँ पे वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है। तो अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गामा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। अब क्या है यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा, गामा तरंगदैर्घ्य है उसके पास ई बराबर क्या होता है, तो उसके पास होता है hc बाय यहाँ पे लैम्डा होता है। क्या होता है hc बाय लैम्डा, जहाँ पे h हो गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे क्या लैम्डा हमारा तरंगदैर्घ्य हो गया, जिस यानी गामा तरंगदैर्घ्य है तो उसका तरंगदैर्घ्य यहाँ पे रख देंगे, ये प्लैंक कांस्टेंट, ये हमारा हो गया स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा hc बाय लैम्डा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 34 नंबर क्वेश्चन, यानी एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक क्या है, I = 50 cos 100 πt है। इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होगी, यानी फ्रीक्वेंसी आपको बताना है कि क्या होगी। तो देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए एक हमारा यहाँ पे इक्वेशन आता था I = I0 × cos यहाँ पे ओमेगा टी आता था, cos ओमेगा टी आता था। तो इसमें देखिए I0 बराबर 50 है, cos यहाँ पे cos है ओमेगा
टी भी टी है, ओमेगा की जगह पे क्या है 100 पाई यानी 100 पाई है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी ने हमें बोला है तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एफ बराबर हमारा क्या होता है, तो ओमेगा डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा 2 पाई आता है। क्या आता है 2 पाई, तो ओमेगा क्या है यहाँ पे 100 पाई है, तो 100 पाई को हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 50 बचेगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को हम किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति का मात्रा क्या है, हर्ट्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा 50 हर्ट्ज हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। 35 नंबर में है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, यानी द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का यहाँ पे ऐसा यानी किसका, इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी जो इकाई होती है वो यहाँ पे क्या होती है, कूलम पर यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है यहाँ पे, कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब ये किस तरह से होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक। तो ये क्या होता है, एक इकाई में जितना चार्ज कवर करता है उसको हम सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी ये हो जाएगा चार्ज, चार्ज कितना, तो किसी एरिया में, तो एरिया यानी कूलम पर एरिया हमारा क्या हो जाएगा, कूलम, ये चार्ज का हो जाएगा कूलम, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर यहाँ पे मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 36 नंबर क्वेश्चन, बीटा क्षय उत्पन्न करता है, यानी बीटा डिके प्रोड्यूसेज। अब बीटा जो डिके है वो क्या चीज प्रोड्यूस करता है, संभारिक, समस्थानिक, आइसोटोन्स या इनमें से सभी। तो देखिए बीटा डिके हो आइसोबार उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन ए से हो जाएगा। यानी 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। अब यहाँ पे आ गया हमारा कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। तो देखिए यहाँ पे इसमें लाल रंग का मान पूछा है। तो ये जो यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है इसमें लाल यानी 4 तरह का होता है। एक हो गया हमारा नंबर 1 डिजिट, ये हो गया हमारा दूसरा डिजिट, तीसरे को हम मल्टीप्लायर कहते हैं, चौथे को टॉलरेंस कहते हैं। अब लाल रंग का पूछा है, तो देखिए इसका रंग याद करने का सबसे यहाँ पे एक इजी यहाँ पे ट्रिक आता है। वो यहाँ पे क्या आता है, बीबी रॉय, यहाँ पे आता है बीबी रॉय ऑफ, यहाँ पे क्या आता है ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पे क्या आता है ग्रेट ब्रिटेन हैज, यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे क्या आता है वेरी गुड, यहाँ पे ये गुड इन वाइफ। अब देखिए बी से यहाँ पे हो गया हमारा क्या ब्लैक, बी से हमारा यहाँ पे क्या था ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से हमारा यहाँ पे क्या आ गया, तो ग्रीन आ गया। बी यहाँ पे क्या था ब्रिटेन, तो बी से ब्लू, यहाँ पे हो जाएगा ब्लू। बी से हमारा वायलेट, यहाँ पे आ गया जी, जी से हमारा ग्रे, और डब्ल्यू से व्हाइट। तो हमारा तीसरा, अब इसको किस तरह से लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया 0, एक हमारा ये 1, ये 2, एक 3, एक 4, और जी था ये 5 हमारा हो गया। अब इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक करते हैं। तो देखिए आर यानी रेड का पूछा है ना, तो रेड हमारा क्या हो गया, ये 0 1 और ये 2। तो रेड का हमारा क्या हो जाएगा डिजिट 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो देखिए यानी 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किस तरंग दैर्घ्य का मान सबसे कम आता है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। तो देखिए एक्स किरण, रेडियो तरंग, गामा किरण, टेलीविजन तरंग। सबसे कम किसका होता है, तो गामा किरण का होता है, ये याद रख लीजिए। सबसे कम गामा किरण का, सबसे ज्यादा एक्स किरण का। तो देखिए गामा किरण, अब इसका आंसर हो जाएगा गामा किरण। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसके कारण इसके पास एक पावर होता है क्या, तो वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। यानी इसके पास तरंग दैर्घ्य सबसे कम और वेधन क्षमता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। यानी पेटेंटिंग पावर जो होता है वो गामा रेज के पास सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जो वेवलेंथ होता है वो सबसे क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि के उपचार के लिए निम्नलिखित से कौन सा लेंस उपयुक्त होता है। अब सबसे पहले देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष से जब कोई व्यक्ति पीड़ित रहता है ना, तो उसको क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। यानी देखिए इसके नाम के जस्ट अपोजिट है, क्या बोला है, निकट दृष्टि दोष।
निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि निकट की वस्तु जो है वो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो जब दूर की वस्तु जब साफ साफ नहीं दिखाई देती है तो इस दोष को उपचार करने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कॉनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब सेम इसके नाम के जस्ट अपोजिट है। अगर यहाँ से बोले आपको कि यहाँ पे दूरदृष्टि उपचार, दूरदृष्टि उपचार के लिए क्या होगा, उत्तल लेंस। और दूरदृष्टि में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो दूर की जो वस्तु होती है वो साफ साफ दिखाई देती है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब 40 में है, अर्धचालकों में परिकलित अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। यानी क्या है कि अर्धचालक में कैलकुलेटेड इम्पोर्टिव मिक्स इन सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए ये तो इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे डोपिंग हम क्यों करते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए हम डोपिंग इसलिए करते हैं, अब अर्धचालक है तो अर्धचालक की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ यहाँ पे अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, ये अर्धचालक का जो कंडक्टिविटी वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब जब कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है तो इसलिए हम अशुद्धि मिलाते हैं। तो अब यहाँ पे एक और यहाँ पे आता है, तो इसमें दो प्रकार से आता है। क्या आता है, एक ट्राइवेलेंट आता है, दूसरा पेंटावेलेंट आता है। इसमें अशुद्धि मतलब एक ट्राइवेलेंट हो गया और दूसरा पेंटावेलेंट हो गया। तो ट्राइवेलेंट क्या होता है कि इसमें जब हम ट्राइवेलेंट के दूर अशुद्धि मिलाते हैं तो इसमें हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ होल बढ़ाते हैं। यानी ट्राइवेलेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ यानी छिद्र की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। और जो पेंटावेलेंट होता है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो देखिए अब इससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं, तो होल होते हैं यानी छिद्र होते हैं। तो आप बोलेगा कि अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें मुख्य धारावाहक बढ़ाने के लिए किस प्रकार की अशुद्धि को मिलाना चाहिए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइवेलेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्राइवेलेंट से क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ होल का जो होता है वो संख्या बढ़ जाती है। जब नंबर ऑफ होल की संख्या बढ़ती है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के जो यहाँ पे कंडक्टिविटी होते हैं वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और पेंटावेलेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिससे एन टाइप का जो कंडक्टिविटी होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, डोपिंग। अब डोपिंग किसे कहते हैं, तो यहाँ पे अर्धचालक में परिकलित अशुद्धि को मिलाने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया एक बाइनरी नंबर्स क्वेश्चन कि द्विआधारी संख्या 25 का क्या होगा। अब दशमिक पद्धति में यानी बाइनरी डेसिमल में पूछा है कि 25 का क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, ये यहाँ पे 25 हो गया, आप बचपन में पढ़े होंगे एलसीएम। यहाँ पे ये 2 हो गया। अब देखिए ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसमें बच रहा है क्या, 12। एक शेष बचा तो शेष को हम यहाँ लिख देंगे, शेष को वहाँ हम लिख दिए। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये 0, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 0 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर क्या हो गया, हमारा 6 बचा, तो 6 को हम क्या किए, 2 से, तो ये हमारा हो गया 3। अब फिर इसको 2 से करेंगे तो 1 और 1। अब इसमें हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ये होगा 1 1 0, ये 0 और 1। तो देखिए 1 1 यहाँ पे 0 0 1 किस में है, तो ऑप्शन सी में है। सी में क्या है, 1 1 0 0 1, जो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन सा मात्रक नहीं बदलता है। अब देखिए जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उस समय क्या होता है कि उसकी जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है। बाकी बात जो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य है, चाल है, आयाम, ये सारा चीज़ चेंज होता है, लेकिन उसका जो यहाँ पे आवृत्ति है वो चेंज नहीं होता है। तो अब यहाँ पे है एक क्वेश्चन कि आप बताइए कि तरंगदैर्घ्य और चाल कब चेंज होगी। तो तरंगदैर्घ्य और चाल तब चेंज होती है जब क्या होता है, वहाँ पे इसकी जो ये यहाँ पे क्या होती है, जब उसमें मीडियम चेंज होता है। तरंगदैर्घ्य और चाल कब चेंज होगी, जब इसका जो यहाँ पे क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। मीडियम कहने का मतलब ये हमारा इससे तात्पर्य है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका तरंगदैर्घ्य और चाल यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती, यानी क्या कि वो हमेशा समान रहती है। तो यहाँ पे 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें
इसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है क्या, तो गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए अभी हम टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के आपके कोई भी वीडियो आए हमारे चैनल पे तो आप उसको मिस ना कर पाए। तो अब हम फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।